अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ईद की आमद आमद है, सुन्नत इब्राहिमी की आमद आमद है। जहां पर कहते हैं कि कोरोना वबा से बचना है, वहां पर आजकल जो है वो मुहिम चल रही है कोंगो वायरस से बचने की भी, क्योंकि आजकल आप मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। हमारे यहाँ जानवरों को वैक्सीनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो जब भी आप मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार ज़रूर कीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। ये कोई जो है वबा फैलने वाली नहीं है, लेकिन ये जानवर के अंदर एक कीड़ा होता है जिसको टिक कहते हैं, उससे ये फैलती है। तो जब भी आप मवेशी मंडी जाएं तो कोशिश कीजिए कि आस्तीनें आपकी फुल स्लीव्स होनी चाहिए, ताकि जो है आपको कोंगो वायरस का ख़तरा ना हो। चले जी, आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने गोश्त को जो है कुर्बानी के गोश्त को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप पका सकते हैं और क्या SOPs को आप फॉलो कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहीम तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ हमने आज स्पेशल डॉक्टर को भी, स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ आपको। वो हैं डायबिटोलॉजिस्ट, उनका नाम है डॉक्टर आमना सुहेल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ हमारे जो इस शो की जान है डॉक्टर अताउर रहीम, वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? तो आप दोनों से आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से SOPs को फॉलो करते हुए आप अपने गोश्त को प्रिजर्व कर सकते हैं और कितनी टाइम तक जो है आप गोश्त को रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो डॉक्टर आमना, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि SOPs की जहाँ हम बात करते हैं तो आपने अपने घर में किस तरीके का एहतमाम किया हुआ है कुर्बानी के हवाले से? देखिए, ईद की आमद तो आमद है और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, और बीइंग अ मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि कुर्बानी करनी है। लेकिन SOPs की बात आती है तो SOPs को फॉलो करना है, और ये मैं हमारे नाजरीन से भी कहूँगी कि प्लीज़ इतने सारे फॉरम्स बने हुए हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग्स को और ऑनलाइन चीज़ों को जो है ना वो करें, और ऑनलाइन जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं बकरों के और जो सारे हैं उन चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि कोशिश करें कि SOPs को फॉलो करें। अगर आप बकरा मंडी की तरफ जाते हैं तो मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइज़र अपने हाथ में लेकर जाएं, सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहनकर जाएं, और सबसे पहले बच्चों को लेकर ना जाएं। क्योंकि देखिए, बच्चे जो अगर आप लेकर जाते हैं तो बच्चे तो कैरियर्स बनकर आपके पास आएंगे, और बच्चे जो हैं वो कैरियर बनकर आपको न सिर्फ आपके बुज़ुर्गों को वो चीज़ देंगे और उससे आपके बुज़ुर्गों को तकलीफ़ होगी। तो वो चीज़ अगर बुज़ुर्गों को एक तरफ अगर आ जाती है तो उनको कैरियर बनकर उनको प्रॉब्लम कर सकती है। एक दफ़ा उनको लंग्स को अगर वो चीज़ आ जाएगी तो बुज़ुर्गों के अंदर वो चीज़ कैपेबिलिटी नहीं है कि दोबारा उठ सकेंगे। तो बच्चों को लेकर ना जाए, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि कोशिश करें, जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि मैंने अपने घर में क्या किया, तो देखें SOPs जो हम यहाँ बैठ कर दूसरों को बताते हैं तो सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि सबसे पहले हम अपने आप पर वो फॉलो करें। तो ग्लव्स पहन के लोगों को दिखाना है, ना सिर्फ दिखाना है, करना है। मास्क पहनना है, तो क्यों ना जो चीज़ हम बताते हैं वो हम अपने आप पर फॉलो करें। तो घर में बैठकर ये डिस्कशन की कि देखिए, अगर बकरा लेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में ये होगा कि उसको घुमाना है, SOPs की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो कोशिश करें, हमने ये किया कि इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा बना जाए। देखिए, अल्लाह के पास आपका जज्बा पहुंचता है, तो हमने इज्तिमाई कुर्बानी को प्रेफरेंस दी और उसमें हिस्सा डाला। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर आमना आपने। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, डॉक्टर अताउर रहीम का भी हम इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था जी कि मैंने अभी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया तो कोलेस्ट्रॉल 217 आया है ना। ठीक है। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जैसे मतलब कोलेस्ट्रॉल में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आप ज़रा मुझे ये अच्छा, आपने लिपिड प्रोफाइल अभी करवाया? नहीं, लिपिड प्रोफाइल करवाया आपने प्रॉपर, ठीक है? पूरा लिपिड प्रोफाइल करवाया तब कोलेस्ट्रॉल यानी सिर्फ इन्होंने वो डॉक्टर ने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लिख दिया था, तो बस वो एक ही मतलब लाइन में इन्होंने 217 लिख दिया है। ठीक हो गया। और 6 साल पहले जब करवाया था जब भी 213 आया था। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो है मार्जिनली हाई है, कोई इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, बहुत आराम से डाइट से जो है वो कंट्रोल हो सकता है एक बार। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ जो पैरामीटर्स हैं मैं चाहूँगा कि आप एक लिपिड प्रोफाइल प्रॉपर करवाएं, जिसमें हम LDLs भी देखना चाहेंगे, VLDLs भी देखना चाहेंगे, यानी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं,
इनकी वैल्यूज़ भी चेक की जाती हैं ताकि देखा जाए कि रिलेटिवली कौन कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादती का शिकार है। और HDL फॉर एग्जांपल जिसको ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के जो आपके लिपिड्स हैं, अगर उसमें कमी है तो उसको किस तरह बढ़ाया जाए। तो जैसे आपने अगर अभी कहा कि इस वक्त आपके जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत में देखें इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपने फैट्स इंटेक कम रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़िश का इस्तेमाल एटलीस्ट वंस इन अ वीक अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को बढ़ाता है। एक तो आपने ये ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी यानी माइल्ड एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करती हैं तो इसको स्टार्ट करें। मैं वही कहता हूँ कि PT एक्सरसाइजेज, हम अपने स्कूल वाली एक्सरसाइजेज एटलीस्ट, क्योंकि अगर हम अभी इस वक्त कन्फाइंड हैं घरों में, तो कम से कम वो PT एक्सरसाइजेज उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाते हुए 15 से 20 मिनट करते हुए वो रेगुलर बेसिस पे करें। तो आप जब क्योंकि फिजिकली फिट रहेंगी तो इंशाल्लाह जो ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ा माइनर लेवल्स पे जो बॉर्डर लाइन पर है ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अता साहब, मैं आपके पास आऊँगी और पूछूंगी कि SOPs को आपने किस तरह से फॉलो किया और आप अपने घर में किस तरह से कुर्बानी अरेंज करेंगे। अच्छा देखें, बात ये है कि बिल्कुल टाइम अब बहुत करीब आ गया है कुर्बानी के हवाले से। जैसे अभी डॉक्टर आमना ने कहा, तो जहाँ पर लोगों ने हिस्सा डाला है अच्छी बात है, बिल्कुल कंट्रीब्यूट, और जो अगर रखते हैं बिसात के तौर पे और पूरा जानवर भी है, लेकिन उसमें बस ख्याल यही रखना है जैसे अभी कहा कि बच्चों को और बूढ़ों को, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के खासतौर पर बच्चे और 50 साल से ऊपर, ये वो 2 एज ग्रुप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मतलब एट हाई रिस्क हैं। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। अच्छा, अब आप एक हद तक रोक सकते हैं। सीधी सी बात है कि हम SOP का वर्ड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। बहुत सारों को मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब भी नहीं, शायद डिटेल्स भी नहीं पता होती, या सिर्फ ग्लव्स पहनना और हाथ धोना, जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि एटलीस्ट अगर हम ये भी करते हैं कि अपने हाथों को प्रोटेक्ट रखें और डिस्पोजेबल अगर ग्लव्स रखें, क्योंकि ऐसी सूरत में आप अगर प्रॉपर सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं तो उसको बार बार वॉश इतने आराम से नहीं किया जा रहा होता। अगर आप जानवरों के दरमियान हैं तो आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने, उसके बाद फिर इसको डिस्पोज ऑफ करके घर में जाएं, ताकि वो जरासीम जो ग्लव्स में लग गए वो बाहर के बाहर ही रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें एहतियात तो हमारी भी अपनी पूरी कोशिश होती है और है अभी भी कि हम बच्चों को इस चीज़ों से अवॉइड करें। और घर में ख़ास तौर पे जो हमारे पेरेंट्स हैं जो कि ओल्ड एज ग्रुप है, तो उनके साथ कांटेक्ट में आने से पहले अपने आप को जितना बेहतर तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र की तो पूरा बात आप ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर प्रेफरेबली, और अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट सोप से, जैसे हम कहते हैं कि कम से कम जो है वो 20 से 25 सेकंड तक अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोने के बाद जो है वो चीज़ों को भी टच किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, सही, बहुत अपने सही बात कही। डॉक्टर आमना, आप चूँकि जो हैं वो माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बीफ और मटन में क्या डिफरेंस है और बच्चों को क्या देना प्रेफर करती हैं आप, क्या देना चाहिए? देखिए, जब हम बात बीफ की करते हैं और मटन की करते हैं तो बीफ के अंदर भी विटामिन के है, बीफ के अंदर भी कैल्शियम है, और मटन के अंदर भी कैल्शियम है, बीफ के अंदर भी कैल्शियम है, बीफ के अंदर भी विटामिन ए है, विटामिन जिंक है। जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो किंग ऑफ इम्यूनिटी जो है वो जिंक है। और कोविड की बात करते हैं तो जिंक देनी चाहिए, सी देनी चाहिए, पोटेशियम देना चाहिए, कैल्शियम जिसमें हम कहते हैं कि नर्व को बूस्ट करने की एबिलिटी है, मसल्स को बूस्ट करने की एबिलिटी है, और बोन्स को बूस्ट करने की एबिलिटी है। लेकिन जब हम बीफ की बात करते हैं तो बीफ के अंदर 1 और 2 चीज़ें जो थोड़ी सी ख़तरनाक हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। हम इस खतरनाक बात पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हमारा कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं पिंडी से बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से ना, अब्दुल अमीन जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, डॉक्टर साहब से मेरे बच्चे को ना पहले बहुत बुखार होता था ना जी जी, उसके बाद उसको नाक से खून आना शुरू हो गया ना। ठीक है, वो ये 2 महीने से नहीं आया, पहले बहुत आता था, अभी उसको बुखार होता है, सिर में दर्द होता है बहुत। ठीक है। बुखार आपने चेक किया कितना बुखार है? बुखार पहले बहुत होता था सर, अभी बुखार नहीं होता, वो उसको मतलब सिर में दर्द होता है बहुत। सॉरी, बुखार नहीं होता लेकिन क्या है? सर में दर्द होता है। सर में दर्द होता है, ठीक है। कितनी उम्र है बच्चे की? 12 साल की उम्र का है सर। 12 साल है, ठीक है।
अच्छा, मैं अब्दुल हमीद साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपसे पूछनी होगी। अगर कोई टेस्ट कराए वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। जो मेडिसिन आपने दी हैं 12 से 1 के दरमियान आप मुझे कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में सुनूंगा भी, और इंशाल्लाह मेडिसिन अगर एडवाइस करने की ज़रूरत पेश आए तो वो भी कर दूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामना आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। अच्छा, हम बात कर रहे थे बीफ और मटन में, ठीक है ना। अच्छा, हर चीज़ हर किसी के लिए खतरनाक नहीं होती। ठीक है। जो चीज़ हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, हम बात करते हैं जिंक की, कैल्शियम की, पोटेशियम की और डिफरेंट इम्यूनिटी बूस्टर वाइटामिन्स की। तो कुछ चीज़ें हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, जैसे हम बात करते हैं आयरन की, जैसे हम बात करते हैं जिंक की। तो कुछ चीज़ें हमारे बच्चों के लिए अच्छी है जो कि कलेजी के अंदर मौजूद है, जो कि बीफ के अंदर मौजूद है, जो कि मटन के अंदर मौजूद है। तो वो चीज़ें हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, हमारे बच्चे जो कि ग्रोइंग एज में उनको देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, जैसे हमारे कॉलर ने कहा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, जैसे हमारे कॉलर कहते हैं कि हमारे यूरिक एसिड लेवल हाई है, तो ऐसे लोगों को बीफ नहीं खाना चाहिए। उनका यूरिक एसिड लेवल हाई है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनका अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ है, या उनको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे लोगों को बीफ की तरफ नहीं जाना चाहिए। ईद की आमद है, लोग बदपरहेज़ी करेंगे, लोग ज़्यादातर यानी बारबेक्यू की तरफ जाएंगे, मटन की तरफ जाएंगे, गोश्त की तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक लिवर या कलेजी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप इस ईद में थोड़ा सा बदएहतियाती से परहेज़ करें और ऐसी चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, आपका यूरिक एसिड लेवल हाई होगा और आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट। अच्छा डॉक्टर आमना, थोड़ा कंजम्पशन तो हो सकता है मीट का भी, क्योंकि बहरहाल इस वक्त कुर्बानी का देखिए ईद के दिनों में हम लोगों को मना तो नहीं कर सकते, 2 दिन चीट डेज कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम भी रखें कि हाँ इतना गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्दो के यूरिक एसिड्स हाई हैं, लेकिन हाथ नहीं रुकता है, जो एक नेचुरल सा। लेकिन हम अगर तीन टाइम खाना खा रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सुबह में उठें और आपने कलेजी खा ली, दोपहर में आपने दम बिरयानी खा ली, रात में आपने बारबेक्यू खा लिया। तो अगर हम 3 टाइम का मील कर रहे हैं तो 1 टाइम हम अलाउ कर सकते हैं, यानी 50 से 100 ग्राम तक। एग्जैक्टली। तो बदपरहेज़ी 1 टाइम करें तो अलाउ होगा, लेकिन खाने के ऊपर खाना तो अपनी लाइफ वैल्यूज़ को देखकर, अपनी एहतियात को देखकर, अपनी तबीयत। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना ज़रूर समझूंगी, जो मेरे पास अक्सर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर आपकी बॉडी में है और अगर आप बदपरहेज़ी कर रहे हैं तो याद रखिएगा मिडनाइट पेन ज़रूर उठेगा। तो वो पेन अक्सर मेरे पास ऑनलाइन कॉल्स आ रही होती है कि डॉक्टर साहब शदीद पेन हो रहा है, तो याद रखिएगा स्टोन बॉडी में पड़ा हुआ है, आपने बदपरहेज़ी नहीं करनी है। मिडनाइट पेन 3 से 4 घंटे के बाद आपको ज़रूर पेन उठेगा और उस पेन में आपको फिर इमीडिएटली रश करना पड़ता है हॉस्पिटल। तो ये 2-3 चीज़ें आपको एहतियात। चूँकि खाने पीने की बात हो रही है, बारबेक्यू की बात हो रही है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कोल्ड ड्रिंक्स हम ले लेंगे तो हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इस हवाले से डॉक्टर अता आप भी बताइएगा और डॉक्टर आमना आप भी ज़रूर बताइएगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक इसके साथ साथ मैं एक और सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से ख़ासतौर पर बताता चलूँ कि जब भी हम कोई पार्टीज़ में जाते हैं, इवेंट या अभी ये ओकेजन आ रहा है, तो इसमें जो ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मैंने अक्सर उनको देखा, या जो अपना वेट कॉशियस हैं या डाइटरी चाहते हैं कि वो तरीके से फूड का इस्तेमाल करें, तो वो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पूरी खाते हैं, बिल्कुल, और यहाँ तक खाते हैं, मैं अगर बिल्कुल फ्रैंकली बात करूँ। लेकिन उसके बाद एंड में ये होता है कि जी डाइट जो है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक दी जाए तो सारा मसरफ फौत ही हो चुका होता है, जिससे पहले आप तमाम कैलोरीज यूटिलाइज कर चुके होते हैं। बिल्कुल बाज़त जो हम गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं, एग्रीवेट होता है जिनको ऑलरेडी मैदे का प्रॉब्लम है और वो ऑफ एंड ऑन जो है रिफ्लक्स हो रहा है, या ऊपर की तरफ जिसे कहते हैं खाना आ रहा है, या गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में जब आप सोडा, ये जो आप कार्बोनेटेड जो है ड्रिंक्स लेते हैं, तो एक तो इसमें एस्पार्टेन भी होता है जो कि आपका शुगरिंग एजेंट है, तो ये जो है इंतहाई नुकसानदेह है एक चीज़। और दूसरे साथ साथ ये है कि कैलोरीज़ आपको अलग मिल रही होती हैं, ठीक है, ज़्यादा कैलोरीज़ आप इंटेक कर रहे हैं, प्लस आप गैस्ट्राइटिस को यानी मैदे की सोजिश को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए मेरा ख्याल से। बाकी डॉक्टर आमना आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर अता ने बहुत अच्छा क्लियर आंसर कर दिया। मैं सिर्फ गर्ड एंड एसिड रिफ्लक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अक्सर पेशेंट को रात में गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा होता है। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली हमारी जो गज़ा की नाली और जो स्टमक होता है, इसके दरमियान एक वेल्व होता है, तो जब हम स्पाइसी फूड ले रहे होते हैं या गोश्त का ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं तो वो जो वेल्व होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा जो एसिड होता है वो हमारी गज़ा की नाली में चला जाता है, तो वो एसिड की वजह से हमें बर्निंग रिफ्लक्स आ रहा होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है।
आधी रात को पेशेंट को शदीद बर्निंग रिफ्लक्स आ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको दूंगी। आपने क्या करना है, एक पाव, ये टिप मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी और यकीन जाने इट्स अ मिरेकल। एंटासिड्स आपके पास होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आपने यूज़ कर ली, अब क्या करना है? अब आपने एक बहुत ही मज़े की टिप मैं आपको बता रही हूँ। आपने सिर्फ 1 पाव दही लेना है, 1 चम्मच स्पगोल लेना है, मिक्स करना है और इसको आपने ले लेना है। आप यकीन करें मिरेकल हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो पूरा रिफ्लेक्स अंदर चला गया। नंबर 2, आपने जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि देखें, बारबेक्यू लेना है, सब कुछ लेना है, ईद पे आपको किसी चीज़ का मना नहीं है, लेकिन 7 से 8-9 बजे तक अपने खाने को वाइंड अप कर लेना है। और आपको सोना तो 12-1 बजे होता है, यानी खाने का टाइम और सोने के टाइम में 3 से 4 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें। तीसरी चीज़, अपने बेड एंड को थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक तो है। उससे ये होगा कि एसिड का रिफ्लक्स जो होगा वो नीचे चला जाएगा। ये 3 से 4 टिप्स करें, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स यकीनन बेहतर हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो यहाँ पे बात बताई है दही वाली, तो वो इसका इस्तेमाल किस वक्त होना चाहिए? सुबह के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं या रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? देखिए, हम बात करें पर्टिकुलर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स की। हाँ। रिफ्लक्स हो चुका है, अब क्या करना है? अच्छा, अब okay. आपकी रेमेडी की बात After हो रही that. है। यस, ठीक है। यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जब अब जाहिर है कि ईद की आमद है, कुर्बानी है इंशाल्लाह एक आध दिन में, तो जब आपको गोश्त फ्रीज़ करने का वक्त आता है तो आप कितना अरसे में वो उस फ्रीज़ गोश्त को जो है वो खा सकते हैं? ये हम तमाम चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, कितने अरसे के बाद आप गोश्त खा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस होनी। लेकिन फ़िलहाल यह वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है आज यहाँ पे ईद उल अज़हा की कुर्बानी के हवाले से, किस तरह से आप गोश्त प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी डाइट ले सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं जब आप इतना ज़्यादा जो है वो जब गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी भी कोई भी क्वेरीज हो ईद उल अज़हा के हवाले से या गोश्त के हवाले से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आमना सुहेल और डॉक्टर अताउर रहीम साहब। डॉक्टर आमना सुहेल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आप अपना गोश्त जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं और कितने टाइम तक आप उस गोश्त को खा सकते हैं? अच्छा, जो भी गोश्त हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं, चाहे वो कुर्बानी का गोश्त हो या हम डेली लाइफ में जो फ्रीज़ करते हैं, उसकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो जो कुर्बानी का गोश्त हम फ्रीज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 3 से 6 महीने तक होती है। ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ शराइत होते हैं। पाकिस्तान में तो पता है लाइट कितनी ज़्यादा जाती है, तो उसको हमें ये तो टिप सबको पता है कि हमें उसको एयर टाइट पैकेज के अंदर जो ना फ्रीज़ करके रखना है या जिप लॉक्स के अंदर डाल के रखना है। लेकिन अक्सर बच्चे जो हमारे घरों के अंदर या बड़े जो होते हैं या इवन हम भी होते हैं, वो हमारे जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि कुर्बानी की गोश्त के अंदर इतनी ज़्यादा स्मेल क्यों होती है? बिल्कुल, ठीक है ना। और बाहर से जो गोश्त आता है उसके अंदर तो कोई स्मेल नहीं होती है। तो उसकी एक बहुत ही अच्छी टिप जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूंगी। बाहर जो ज़िबा खाने होते हैं, वहाँ से जो गोश्त आ रहा होता है, आपको पता है वहाँ पे जब गोश्त ज़िबा होता है तो उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हैंग कर दिया जाता है। तो जब वो हैंग होता है तो उसका जितना भी ब्लड होता है वो 2 से 3 घंटे के बाद वो स्क्वीज़ आउट हो जाता है। तो इसकी वजह से उसकी तकरीबन जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, कुर्बानी हुई, हमने उसके पैकेट्स बनाए, जिप लॉक के अंदर डाला और उसको फ्रिज के अंदर फ्रिज कर दिया। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जिप लॉक के डालने से पहले थोड़ा सा गोश्त लेना है, आटा लेना है, नॉर्मली आटा जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, आटा लेना है, थोड़ा सा चाहे तो उसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, पानी ना डालें, थोड़ा सा आटा लेना है, 1 चमचा सिरका लेना है। सिरका या विनेगर नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा लेमन लेना है, उसके अंदर मिक्स करना है। जितना आपने जितना आपने गोश्त फ्रीज करना है वो आपने इसके अंदर डालना है, मिक्स करना है। 15 to 20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको रख देना है मैरिनेट करके। उसके बाद आपने उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसको छन्ने के अंदर ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने वही जिप लॉक के अंदर उसको
पैक करना है, पैक करने के बाद आपने फ्रीज कर देना है। यकीन करें आपका जो गोश्त है बगैर स्मेल के अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत और ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी टिप है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था और यकीन करें मेरे घर में ये यूज़ होता है और बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज होता है। ज़बरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब। यहाँ पे आपने जो बताया कॉन्सेप्ट के, चूँकि उनको हैंग करके रखा जाता है इसलिए उनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी कोई जल्दी मची हुई होती है कि यहाँ पे उसको ज़िबा किया, यहीं पे उसके टुकड़े किए और जो है वो घरों तक पहुँच गया। तो ये वजह बनती है हमारे जो घरों में स्मेल की। कॉलर भी हमारे साथ है, उनको भी हम शामिल करेंगे। अभी बहुत सी चीज़ें जो डिस्कस करें डॉक्टर साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैंने अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी प्लीज़ कीजिए। जी, जो आप शो कर रही हैं ना आज, उससे तो नहीं मेरा मुतल्लिक सवाल, पर ये है कि मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मैं ना एक साल का मेरा बेटा है जी जी जी। और ना उसका ना मेरा पेट बहुत, टमी फैट बहुत ज़्यादा है, बाकी सारा जिस्म ठीक हो गया है और जो गर्दन है वो सारी ब्लैक हो रही है और रंग भी काफ़ी डल हो रहा है और पेट का मोटापा नहीं कम हो रहा। तो ठीक है। ये इसके बारे में आप अगर आप कुछ बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल, हम अभी आपको उसका जवाब देते हैं। वैसे तो आजकल हर ख़वातीन का ये मसला है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, बात ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है कुछ एहतियात ऐसी हैं, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए हैं और अमूमन जो हैं वो लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक पोजीशन आती है कि फिर हम वापस जब एब्डोमिन को यानी स्टमक को अपनी पोजीशन पे लाना चाह रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है और वो परसिस्टेंटली जो है बार बार जो है एक्सटेंडेड रहता है या बड़ा हुआ हो जाता है। देखिए, एक बात मैंने लास्ट टाइम भी जब प्रोग्राम्स किए तो उसमें बताया था कि ये सामने का जो बैंड है आपका, ये बैंड जितना लैग, सारी जो मसल्स हैं हमारी पेट की वो इस बैंड से आके लग रही हैं और ये जो सामने बैंड है ये मस्कुलर बैंड नहीं है। ये अगर लूज़ होता चला जाता है समझें तो ये एक मेन ऐसी रॉड की तरह है, मेन ऐसे वायर की तरह है जिससे सारे मसल फाइबर जुड़े हुए हैं। जब ये लैक्स होगा तो सारी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो लैक्स होना शुरू हो जाती है। तो हमें इसे टाइटन अप करना है, इसको जितना खींचेगा ये तो सारी मसल्स को ये अपनी तरफ ले जाएगा। और दूसरा, मसल्स जो कि प्रेगनेंसी के में जब आप बल्ज आउट होती हैं तो उस सूरत में वो लूज़ पड़ जाती हैं, तो उनको वापस उनकी टोन मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सरसाइजेज हैं जो की जाती हैं। अब इस वक्त सबसे बेस्ट ये है कि बिल्कुल फ्लैट लेट के चाहे कारपेट हो या सख्त जगह, मतलब इतनी नहीं कि आपको कोई तकलीफ दे वो जगह, सिर्फ अपने एड़ी के हिस्से को जो है बिल्कुल फ्लैट लेट के आपके हिप जॉइंट से अपने एड़ी को सिर्फ 1 से 1.5 इंच उठाइए, दोनों को एक साथ, और फिर वापस छोड़ दें। ऐसा जो है आप इनिशियली जब करेंगे तो 1 मिनट भी अगर आप करें बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि बहुत एक्सर्शन आपको हो गई है, थकावट हो गई है और उसके बाद आपके पेट में दर्द भी महसूस होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले जाएं तो ये एब्डोमिनल जो मसल्स हैं आपकी ये वापस टाइट अप होना शुरू होंगी। एक चीज़ और डॉक्टर आमना, आप मेरा अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि उन्होंने कहा कि मेरी अभी डिलीवरी हुई है और प्रेगनेंसी की वो बता रही हैं और नेक पे उन्होंने कहा कि ब्लैक डिस्कलरेशन हो रही है। इट कुड बी अ साइन ऑफ अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये सिम्टम हो सकती है, साइन हो सकती है। तो उनको अपनी शुगर लेवल्स ज़रूर चेक करने चाहिए। ये डायबिटिक जो है ना वो प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है, तो इनको अपनी शुगर लेवल्स ज़रूर चेक करवाने चाहिए। हो सकता है कि उनको आगे चल के शुगर या डायबिटिक कंडीशन हो सकती है, तो उनको अपनी शुगर लेवल ज़रूर चेक करनी चाहिए। और इनको अपनी एक टेस्ट OGTT करवानी चाहिए ताकि पता चले कि कहीं उनको आगे चल के शुगर या डायबिटीज़ तो नहीं हो सकती। OGTD टॉलरेंस टेस्ट कहलाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या सिंपल फास्टिंग लेवल्स अपने चेक करवा के ठीक है जी। तो हो सकता है कि वो आगे चल के HbA1c से भी काफ़ी हद तक जो है आपको एक रफली आइडिया मिलता है कि वो 3 मंथ्स की आपकी शुगर लेवल्स बताता है। लेकिन OGTT अगर वो करवा दे तो वो ज़्यादा पता चले, क्योंकि ब्लैक डिस्कलरेशन बता रहा है कि वो अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस की तरफ जा रही है। ठीक है, आप ये टेस्ट जो है वो जो डॉक्टर साहिबा ने आपको रेकमेंड किया आप ज़रूर करवाइए। इसके बाद आप किसी भी डॉक्टर से रुजू कीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करी, कहाँ से? जी, मेरा नाम साइदा है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैं एक एचए की मरीज हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं दवाइयाँ रेगुलर खा रही हूँ 3 साल से, जैसे ही छोड़ती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। इसके लिए कोई ऐसी टिप्स बताएं जिससे मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊँ या मेरी तकलीफ में कमी हो। मेरे जोड़ सूज जाते हैं और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, कितने अरसे से आपने बताया आपको जॉइंट पेन है? जी जी जी। कितने अरसे से आपको जॉइंट पेन है?
जी मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से, ओके। एज इन्होंने बताई ना इसमें? आपकी एज क्या है? जी 30 साल। 30 इयर्स। 30 इयर्स, 30 ऑल years, राइट, okay. ठीक है जी। देखिए वैसे तो टू बी ऑनेस्ट इट्स टू यंग टू गेट दिस बिल्कुल। डिजीज़ के ऑस्टियोआर्थराइटिस होना या रिमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें, तो आप जो है थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे गौर करें। एक चीज़ के फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जहाँ तक पेन किलर्स की बात है या एनाल्जेसिक्स आप यूज़ करती हैं, डेफिनेटली अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस खुदा ना खास्ता डेवलप हो गया है और अगर आपने डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने ये चीज़ आपको बताई है, डायग्नोस किया है, तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी को हो जाए तो रिवर्ट नहीं होता है, ठीक है। उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से पेन फ्री पीरियड जितना कोशिश होती है कि जी पेन फ्री गुजारा जाए। एक चीज़ दूसरा ये है कि अगर तो अल्लाह करे कि ऐसा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी इस एज में, वैसे मैंने कहा ना एक्सपेक्टेडली बहुत कम होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर है तो फिर एक चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कुछ टेस्ट हैं वो भी मैं एडवाइस करूँगा, आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो आपको 1-2 टेस्ट भी एडवाइस करेंगे। उसके बाद अगर उसका रिजल्ट जो भी आएगा तो उसके बाद ही मैं आपको कोई मेडिसिन भी एडवाइस कर सकूंगा ताकि इसमें बेहतरी आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आप कुछ ग़िज़ाएँ इनको रेकमेंड करना चाहेंगी, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनको भी ले लेते साथ ही साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रावलपिंडी सितारा बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर अतार रहीम से बात करनी है। जी प्लीज़ जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपनी बेटी का एक मसला था। मेरी बेटी की उम्र है 22 साल। तो उसका मसला था, उसको ना जिस्म पे, सामने चेस्ट पे और पीछे बैक पे कीलॉइड्स। क्या हुआ है? और कीलॉइड्स। कीलॉइड्स, जी ओके। जी। तो वो काफी बड़े बड़े हैं। उसका बहुत इलाज कराया, उसके अंदर इंजेक्शन भी उसको लगे हैं। ओके, तो काफी वो ठीक हो, इंजेक्शन जो उसके अंदर लगते हैं कीलॉइड्स के अंदर। ठीक है। असल में देखें, जी जी आप जी, कह बहुत लें। इलाज करते हैं। तो मैं वो चाहती हूँ कि इसके अलावा कोई और इसका इलाज है, क्या हो सकता है? अच्छा जी, वैसे इडियोपैथिक हैं अमूमन जो कीलॉइड्स, अगर जो ऑपरेशनल एक तो होते हैं ना डॉक्टर आमना के, जैसे आप ऑपरेशन के बाद कीलॉइड्स डेवलप होते हैं, यानी बहुत डार्क पैचेस और स्वेल्ड होते हैं ये। अगर इसके अलावा हो रहे हैं और मल्टीपल पैचेस हैं तो ये इडियोपैथिक होते हैं, यानी इसकी वजह एक्चुअली कोई ख़ास कॉज अननोन है। बेसिकली ब्लड डिस्क्रेजिया जिसे हम कहते हैं, यानी ब्लड में अगर ख़राबी पैदा हो जाए या जो आपके सेल्स हैं जिसमें इज़ोनोफिल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, अगर इनका इम्बैलेंस होगा तो ऐसी सूरत में भी कीलॉइड्स डेवलप होते हैं। स्किन की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कीलॉइड्स बन सकते हैं। बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से लाजमी इसको रेफ़र करें, और क्योंकि फ़िज़िकली इसको देखना और इसको एग्जामिन करने के बाद कि किस हद तक है और किस हद तक इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। बाज़ औक़ात स्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया जाता है, बाज़ औक़ात हेपरिन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी दी जाती हैं जो कि इन कीलॉइड्स को जो है वो ख़त्म करती हैं, यानी आप लिक्विडेट करती हैं उनके जो, यानी जमने खून जम रहा है ना इसके अंदर बार बार, वो तो हार्डनिंग हो रही है, तो ये किस तरीके से वैनिश कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर आमना मेरे ख्याल से अगर आप भी इसमें कुछ एडअप जी, करना आप चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर आमना? डेफिनेटली ये डॉक्टर अता से मैं एग्री करूँगी कि ये सारी स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं और इनको जो है ना फिजिकली हम देख के ही बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप इसको देखकर और फिजिकली देखकर फिर ही आप इसको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ये रावलपिंडी से बोल रहा हूँ जी, मोहम्मद आरिफ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये पूछना था जी, सुबह जब मैं उठता हूँ ना, वो मुंह में कड़वापन तरह होता है। ठीक है, ठीक है। सिर्फ इसके यही अलावा? आपको प्रॉब्लम है? जी बस यही है, सुबह बस किसी का मुंह खुश कड़वा। क्या आप अच्छा। डायबिटिक हैं? जी क्या आपको शुगर है, डायबिटीज़ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ओके, नहीं। अच्छा देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अमूमन हम जो गैस्ट्राइटिस के जैसे भी हम बात कर रहे थे कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अगर हो रहा हो या हाइपर एसिडिटी, आई मीन कि तेज़ाबियत ज़्यादा बन रही है, तो तेज़ाब ज़्यादा बनने की सूरत में जब आप लेटते हैं तो ये रिफ्लक्स होता है, इसके फ्यूम्स जो हैं बाज़ औक़ात ऊपर की तरफ आते हैं जो एसिड फ्यूम्स कहलाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी ये जो आपका डिस्टेस है हो जाता है। बाज़ औक़ात वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जो क्रॉनिक वायरल हैं माइल्ड फॉर्म के, उसके अंदर भी आपका जो है इस किस्म का टेस्ट आ जाता है जिसमें आपके यानी सॉर अपीयरेंस, सॉर टेस्ट होता है, ये खट्टापन आपको महसूस हो रहा है। तो इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत ये है कि आपको एसिड को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिसिन एडवाइस की जाएगी। तो आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा। 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कैसा महसूस। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सैयद फतेह सुल्तान बोल रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कहिए। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सर गुजारिश मेरी है कि मैनू सर बेचैनी नींद नहीं आती। जी डॉक्टर साहब जी मैं नींद दे विच बेचैनी आई। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? 40 साल की। 48। डॉक्टर साहब जी को तू सब सर ए फरमाओ तुस अपना को नंबर दे दियो या अच्छा ठीक है। डॉक्टर दस दियो या हाल ले तक को जेड़ा है अल्लाह ताला करे खाए। ठीक है, ये नंबर आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो मैं तफसीली तौर पे आपसे डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये तमाम कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है जब भी आप कॉल कीजिए प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम आपको आसानी सुन सकें, अदरवाइज़ आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। चले जनाब, फ़िलहाल यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, अभी बहुत चीज़ें हैं जो अभी बात करनी है, डिस्कस करनी है, लेकिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो पीटी ऑनलाइन। बात हो रही है कुर्बानी के गोश्त के हवाले से। डॉक्टर आमना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उनको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए इस दौरान? देखिए, बात हो रही है बीफ की और मटन की ना, तो जब बीफ की हम बात करते हैं तो बीफ जो ज़्यादा लेते हैं स्पेशली ईद के दिनों में, ईद पे तो हम कहते हैं ना, हम किसी को मना तो कर नहीं सकते, लेकिन जिनकी यूरिक एसिड लेवल हाई है मोर देन 5.7, जैसे अभी कॉलर की एक कॉल आई थी तो उन्होंने कहा मुझे जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो जोड़ों में जब दर्द होता है तो स्पेशली हमें यूरिक एसिड लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि यही यूरिक एसिड लेवल जब हाई होता है तो इसकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। जब वो जोड़ों में डिपोजिशन होती है तो वो जोड़ों में दर्द करता है, जब वो किडनी की तरफ जाता है तो वो किडनी स्टोन करना शुरू करता है, और यही यूरिक एसिड लेवल जब स्किन की तरफ जाना शुरू करता है तो वो स्किन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की सूरत में डिपोजिशन करना शुरू कर देता है, जिसको हम गठिया कहते हैं, या वो स्वेलिंग करना शुरू कर देता है। अक्सर हमने देखा होगा पेशेंट हमारे पास आते हैं और पेशेंट खुद कंप्लेन करते हैं कि पाँव में स्वेलिंग आना शुरू हो गई है या पाँव में गठिया बढ़ना शुरू हो गई है, एड़ी में खास तौर पे एड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशली। होता है। जी। तो ऐसी सूरत में हमें यूरिक एसिड लेवल चेक कराना चाहिए। अगर मोर देन 5.7 कट ऑफ वैल्यू है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। तो ईद के दिनों में अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो बीफ ना खाएं, दूसरे ऑप्शंस हमारे पास हैं, मटन ले लें, ठीक है ना, दूसरी चीज़ें भी हम ले सकते हैं ना, बीफ ना लें, कलेजी ना लें। डॉक्टर आमना, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, खुसूसन बीफ से ज़्यादा है मटन के मुकाबले में यूरिक एसिड लेवल? एग्जैक्टली बीफ में ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक लिवर कलेजी की जब बात करते हैं, स्पेशली कलेजी में भी जो बीफ का लिवर है उसमें यूरिक एसिड लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम लिस्ट और लें थोड़ा सा ईद से हटकर, तो पल्सेस हैं, लोबिया है, या वो जो वेजिटेबल्स हैं जो अंडरग्राउंड पलती हैं, जिसमें शलजम आ गया, आलू आ गया, तो ऐसी चीज़ों में हमारा यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ऐसी भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे यूरिक एसिड लेवल कम भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें और अंडे, वो अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड लेवल कम भी हो सकता है। प्लस पानी, एक्सेस, बहुत ज़्यादा पानी जी, पिया जाए, बिल्कुल, फ्लश आउट ज़्यादा करना पानी इसको। अगर हम पिएंगे तो हमारा यूरिक एसिड लेवल सही हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, जो हमारी कॉलर भी थी जिनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, तो आप कोई ऐसी ग़िज़ा उनको रेकमेंड करना चाहेंगी या कुछ ऐसे खाने पीने जो जिनसे उनको आराम आ सके? देखिए, अर्थराइटिस में तो लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है ना, आपने लॉन्ग टर्म थेरेपी के साथ उसमें तो डॉक्टर्स देख के वैल्यूज़ देखते हैं, कैल्शियम वैल्यूज़ देखते हैं, विटामिन डी वैल्यूज़ देखते हैं, फिर आपको कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स थोड़ा सा स्टीरॉइड्स की तरफ भी जाना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स चलते हैं, लेकिन विच आई रिकमेंड कि आपको कैल्शियम थेरेपी नहीं छोड़ना चाहिए। विटामिन डी के एम्प्यूल्स जो आजकल ओरली और इंट्रामस्कुलर जो चलते हैं वो अकॉर्डिंग टू लेवल्स देखने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू आपको डॉक्टर्स की क्लिनिक की तरफ जाकर उनसे देखकर और फिर ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए।
ठीक यानी है, पहले चेक कराना चाहिए विटामिन डी लेवल्स पहले check एग्जैक्टली एकदम ऐसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती भी ख़राब होती है। आपने खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेने हैं, देख के लेवल्स चेक करवा के और फिर सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनका जब गोश्त हम खाते हैं डाइजेशन में अक्सर प्रॉब्लम आती है और स्टमक भी हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर आमना? जी बिल्कुल, हमारे पास ज़्यादातर मेरे पास मैंने ज़्यादातर लॉकडाउन में आपको पता है क्लिनिक्स बंद पड़ी हुई थी, तो मैंने एक ग्रुप बना लिया था, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर सारे पेशेंट्स को मैंने ऐड किया हुआ था। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ईद के दिनों में भी जो आ रही होती है वो ये होता है कि स्टमक अपसेट होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी डायरिया हो जाएगा, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी आपको जो है ना वो शदीद पेन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिनको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो आपको पता है जब आप फैटी डाइट ले रहे होते हैं तो गॉल ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको शदीद पेन उठेगा, और ऐसे ज़्यादातर फैटी जब आप सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा ले रहे होते हैं तो कभी कभी आपको अपेंडिसाइटिस और कभी कभी आपको जो है ना वो ज़्यादा शदीद पेन भी उठ सकता है, जिसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और इंटेस्टीन का पेन भी ज़्यादा उठते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। देखिए पेट तो अपना है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ पेट तो आपका अपना है ना, खाना तो आप बाहर से खाते हैं, तो पेट तो अपना है। अगर आप 3 टाइम का मील ले रहे हैं तो आप 1 टाइम या 2 टाइम थोड़ा सा एहतियात कर लें। बिल्कुल, आप तो ठीक है। एहतियात करेंगे, Skip जान ना है तो करें, जहान, मील स्किप ना करें, मील स्किप ना करें। दावतें तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा तो जो प्रॉब्लम है कोविड का, तो दावतों का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, दावतें तो नहीं होंगी। घर में जो आप खाना पकाएंगे तो खाने में 3 टाइम का अगर मील है तो आपने 2 टाइम अगर सॉफ्ट लेना तो 1 टाइम आप अच्छा खाना यानी लें। डॉक्टर आमना इस दफ़ा आप नहीं बुला रही घर अपने। देखिए जान है तो जहान है, ईदें आती रहेंगी, सारी बिल्कुल सही चीज़ें कह होती रहे रहेंगी, बजाय ये कि आप किसी के लिए बीमारी का वजह बन जाएं। तो बेहतर ये कि अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जितना हो सके मिलजुल कम कीजिए, क्योंकि आप डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ईदें आती रहेंगी, मिलना जुलना भी होता रहेगा। ये कुछ कठिन टाइम है जो आप गुजार लें, इसके बाद इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। डॉक्टर साहब आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि चूँकि जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसके साथ आपको क्या कोई ऐसी ड्रिंक है जो आप ले सकते हैं जो डाइजेशन में आपको हेल्प आउट कर सके? अच्छा देखिए, ड्रिंक के लिए मैं ये कहूँगा कि बल्कि खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप प्रोटीनस डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है। तो ऐसी सूरत में ही तो आप थर्स्ट जो है वो ख़त्म करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का रुख करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पे पानी का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम आधे से पौन घंटा एटलीस्ट जो है पानी बिल्कुल है, क्योंकि जो आप, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो प्रोटीन के लिए एसिड रिलीज़ होगा, अगर आप पानी उसके ऊपर पी लेंगे तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर मज़ीद जो है वो एज अ रिबाउंड कहते हैं ना कि इफेक्ट दोबारा मज़ीद और ज़्यादा तेज़ाब जो है वो रिलीज़ होना शुरू होगा, जो कि नुकसानदेह होने लगता है। तो एक तो अवॉइड किया जाए। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहरहाल हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल बंद कर दी जाए, लेकिन इसकी कंजम्पशन जो है जितनी कम की जाए वो ज़्यादा बेहतर है। इतना ना हो कि उसमें तैरना शुरू हो जाए जो कुछ आपने कहा है सीधे लफ्ज़ों में। ठीक है, तो आप कम कंजम्पशन के साथ करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहबा, क्योंकि आप आज आई हैं, हमारी स्पेशल गेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा स्पेशल मैसेज जो है आप हमारे नाज़रीन को देना चाहती हैं कोविड के हवाले से। देखिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि सोशल क्राइसिस का ज़माना है, हेल्थ क्राइसिस का ज़माना है, तो कुछ सोशल लेसन्स लेने का टाइम है। मैं ये कहूँगी कि सादगी से ईद मनाएं, ईदें आती रहेंगी, अपने प्यारों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है ना। और इससे पहले कि आप किसी की बीमारी की वजह बने और उनसे मिलने से गुरेज करें, अपने प्यारों का ख्याल करें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें। और ईदें इस तरह आती रहेंगी, मिलते रहेंगे, बाद में जाकर मिलेंगे, उनकी बीमारी का वजह ना बने। और कुर्बानी अहले सुन्नत है, कुर्बानी हम पे फ़र्ज़ है, बींग मुसलमान हम कुर्बानी करेंगे लेकिन विद SOPs। जान है तो जहान है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत ही ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर आमना ने। डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने हमें दिया, हमारे प्रोग्राम को दिया। एंड डॉक्टर अताउर रहीम साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। 1 घंटा जो है हमारा कैसे गुजर जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है। यकीनन आप लोग को डॉक्टर साहिबा ने और डॉक्टर अताउर रहीम ने बहुत ऐसी चीज़ें बताई होंगी जिनको आप फॉलो भी करेंगे। और डॉक्टर आमना ने बिल्कुल सही बात की है, जान है तो जहान है। SOPs का प्लीज़ आपने ख्याल रखना है। ईद जो है वो इंशाल्लाह हफ्ते को है, तो आपसे हम
हमारी मुलाकात होगी ईद के बाद, यानी कि हम आपसे मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को, और उस दिन हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे, स्पेशल डॉक्टर मौजूद होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं हार्ट के हवाले से या जो भी दीगर मसाइल बीमारी के आपके, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद, और कल भी हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे, डॉक्टर आमना को, डॉक्टर अताउर रहीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, अपना ख्याल रखिए।